अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तकरार के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला। एक अरसे से सुनते आ रहे हैं कि मुल्क इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रहा है और आज भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। सियासी कशीदगी बढ़ती जा रही है, सियासी इस्तेहकाम बिल्कुल नहीं है, जबकि मुआशी अदम इस्तेहकाम भी इस वक्त बढ़ता जा रहा है। ऐसे में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बड़े बड़े दावे कर रही हैं, एक दूसरे पर बड़े बड़े इल्जामात लगाए जा रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से सियासी तौर पर कोई फ़ायदा हासिल किया जा सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान, जो कि इस वक्त काफ़ी जारहाना पॉलिसी, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मीडिया से बात की है और ये कहा है कि फंडिंग केस में कुछ भी नहीं है, हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उसके जवाब में वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने अब से कुछ देर पहले न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है और हुकूमती मौक़िफ़ सामने रखा है। मुल्क जो कि इस वक्त नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, क्या इस नाजुक सूरत हाल में सियासी अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त कर सकता है? और मुआशी सूरत हाल भी बहुत अबतर है। आने वाले दिन पाकिस्तान में सियासी और मुआशी तौर पर कैसे होंगे, इन्हीं मामलात पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर राना मकबूल अहमद साहब ने, उनको खुश आमदीद कहेंगे। साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार शौकत पराचा साहब भी हमारे पास इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले मैं शौकत पराचा साहब आपकी जानिब आऊँगा। अब क्या इससे पहले आपका बड़ा सहाफ़ती करियर है, आज से पहले आपने देखा पाकिस्तान इस नाजुक दौर से गुजर रहा है और बड़े हसास मामलात को टच किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि सियासी अदम इस्तेहकाम या फिर उससे जुड़ा हुआ मुआशी अदम इस्तेहकाम जो है उसमें कुछ बेहतरी आ सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। क्राइसिस तो पॉलिटिकल हमने पहले देखे हैं, 90s में भी देखे हैं, सियासी जमातों के दरमियान कन्फ्रंटेशन भी देखी है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल बड़ी डिफरेंट है। इस वक्त आपने खुद जनाब इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की तो वो कह रहे हैं कि तोहफे तो आर्मी चीफ भी लेते हैं, तोशा खाना के इल्ज़ामात के हवाले से वो बात कर रहे थे। फिर जो डॉक्टर शहबाज गिल को गिरफ़्तार किया गया और जिस तरह के चार्जेस उन पर लगाए गए, तो ये वाली सूरत हाल हम पहली बार देख रहे हैं कि एक सियासी जमात जो है अब वो इस तरह से मुल्की इदारों को ललकार रही है। इमरान खान साहब अभी कह रहे थे कि जी हमारी जमात को फ़ौज से लड़ाने की कोशिश की जा रही है या साजिश की जा रही है, तो बयानात तो आपके अपने लोग दे रहे हैं। लेकिन आज इमरान खान ठीक है, कुछ बातें ऐसी कर गए जो यूजुअली वो करते हैं, लेकिन कुछ मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज में या उनकी कुछ बातों में एक बड़ा डिफरेंस फील हुआ। मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा कि मुझे कोई नेगेटिव फ़र्क महसूस हुआ हो। मैं जिस कन्फ्रंटेशन की आपने दुरुस्त बात की, मैं उस कन्फ्रंटेशन के हवाले से बात कर रहा हूँ कि कुछ मुझे पॉजिटिव चीज़ें नज़र आई उनकी स्पीच में। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं थी, स्पीच ही थी, थोड़ा सा टोन डाउन उन्होंने किया है। मसलन शहबाज गिल के हवाले से उन्होंने कहा कि अगर उनके खिलाफ जो चार्जेस हैं कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए तो कानून के मुताबिक ही कार्रवाई हो रही है। फिर वो कह रहे थे कि ये पीटीआई सबसे बड़ी जमात है। यकीनन ये अच्छी बात है कि सियासी तौर पर इन मामलात को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन असल मसला जो आप कह रहे हैं ना कि फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि इस बार बराह रास्त फौज को ललकारा गया है, सोशल मीडिया के जरिए, ट्रोल्स के जरिए। शौकत पराचा साहब, आपको क्या लगता है बाजी के कुछ बेहतरी नजर आ रही है आपको आने वाले दिनों में? शायद ये सियासी जमातें कुछ समझ जाएं, शायद मजीद कुछ जमहूरी हो जाएं, क्या कुछ थोड़ा सा नजर कर लें अपनी चीज की तरफ के कुछ बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, ऐसे ना किया जाए, मुल्क को इसका फायदा नहीं है? यकीनन सामने इस बात का तो इदराक है ना। आज जैसे इमरान खान खुद कह रहे थे कि इकानमी की वजह से, मुल्क की मुआशी सूरत हाल की वजह से मैं नहीं चाहता कि मेरी पार्टी स्ट्रीट्स पे आए। उन्होंने कहा कि मेरे पास बड़ी स्ट्रीट पावर है। मैं इसको पॉजिटिव जो मैं बात कर रहा था कि कुछ चीज़ें पॉजिटिव नज़र आई मुझे, वो यही बातें थी।
अब जो हुक्मरान इत्तेहाद है, सारी सियासी जमातें वो बार बार इकानमी का कह रही हैं, वो बार बार खुद मियाँ शहबाज शरीफ जब लीडर ऑफ दी अपोजिशन थे वो मिसाक मईशत की बात उन्होंने खुद ऑफर की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने, आपको याद होना चाहिए, उन्होंने कहा था कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, वो टेररिज्म के हवाले से बात कर रहे थे। आज जो खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान की बढ़ती हुई कार्रवाइयों के हवाले से खुद इमरान खान ने तशवीश का इजहार किया। हर पाकिस्तानी की ये आवाज़ है जो आज इमरान खान ने बात की। और पहले पीपल्स पार्टी टारगेट होती थी केपी में इन्हीं तालिबान के हाथों, ANP का तो बिल्कुल ही तालिबान ने 2013 के इलेक्शन से पहले सफाया कर दिया था। अब यकीनन फिक्र की बात है, अगर PTI के MPAs को या एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को या PTI के अंडर पुलिस को टारगेट कर रहे हैं तालिबान, तो इमरान खान की तशवीश वजह है और ये पूरे मुल्क की तशवीश है। तो इसलिए अदराक है, लेकिन वो कहते हैं ना कि बिल्ली के गले में घंटी कैसे बांधी जाए, अब ठीक हो गया, कैसे इकट्ठा बैठा जाए। ये बड़ा अहम नुक्ता आपने शौकत बराचा साहब उठाया, इसी नुक्ते को मैं आगे लेके जाऊंगा। जमशेद इकबाल चीमा साहब, हमने देखा एक अरसा हो गया है कि तमाम सियासी जमातें मेज़ पर बैठने के लिए तैयार ही नहीं हैं, और दूसरी तरफ देखा जाए तो सियासी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी मुश्किलात का शिकार है। आप समझते हैं कि आने वाले दिन आपके लिए मजीद मुश्किल लेकर आ रहे हैं? देखें, मैं समझता हूँ कि सियासी तौर पर मुश्किलात का वो शिकार होता है जिसका बयानिया फेल हो जाए। सियासी तौर पर मुश्किलात का शिकार वो होता है जो अवाम में जिसकी जड़ें ख़त्म हो जाएं या अवाम जिसको रिजेक्ट कर दें। कभी भी वोट वाले को आप कह लें जिसका नज़रिया जो है वो एक्सेप्ट हो जाए, उसके लिए उसे कोई इररेलेवेंट नहीं कर सकता। उसकी ताकत हर गुजरने वाले दिन के साथ बढ़ती है, उसका बयानिया भी आगे जाता है, उसकी ताकत भी बढ़ती है, उसका नंबर भी बढ़ता है। लेकिन आपकी क़यादत पे तो बड़े केसेस हो रहे हैं और पार्टी पर भी पाबंदी की बातें हो रही हैं, तो आपको नहीं लगता आपके लिए मुश्किल आ गए? यार, हमें ना आर्टिकल 6 से न डराओ, पाबंदी से न डराओ, ये तौहीन अदालत से न डराओ, छोड़ दो इस काम को। ये बहुत चूरन बिक गया, ये चूरन बहुत बिक गया, बड़े लोगों ने खरीदा, बड़े लोगों ने बेचा, 70 साल से बिक रहा है। अब ये काम छोड़ दें, ललकारा है ये कि सवाल उठाना ललकारना होता है, पूछना कोई सवाल पूछना कोई ललकारना होता है, ये कभी नहीं होता। ये मतलब आप कह लें ये रोबोट की तरह शुरू हो जाते हैं कि जनाब वो ललकार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ज्यादती हो गई, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। किसी से सवाल पूछ लें कि यार हमने 3 दिन हो गए हम दे रहे हैं कि फलां फलां बंदे ने फलां फलां वक्त ये कहा। एक ही वीडियो में 15 मिनट की वीडियो में सारे लीडरों का मौजूद है। अगर मैं वेट कर रहा हूँ कि इस वक्त 15, 20, 30 FIR हो जाती, नवाज शरीफ पे हो जाती, मरियम नवाज पे हो जाती, या सादक पे हो जाती, क्या नाम है परवेज रशीद पे हो जाती, साद रफीक पे हो जाती, तो हाजा आसफ पे हो जाती, तो मैं मान लेता कि क्या नाम है इस पे गिल पे भी ठीक हुई है। अगर उन पे नहीं हुई, अगर फजल रहमान पे FIR नहीं होती, अगर उसके छोटे भाई अताउर रहमान पे नहीं होती, तो मैं इसे कहूंगा कि ये उसी तरह की एक गेम है कि जिस तरह बचपन में आपने भी पढ़ा होगा, प्राचा साहब ने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है कि एक मेमना भेड़ का बच्चा नदी से पानी पी रहा था, दूसरी तरफ से भेड़िया आ गया। भेड़िया ने कहा तुमने मेरा पानी गंदा कर दिया। उसने कहा हजूर आप ऊपर की साइड पे, मैं नीचे की साइड पे, मैं आपका पानी गंदा नहीं कर सकता। उसने कहा ठीक है ये हो गई, लेकिन आपने पिछले साल मुझे गालियां दी थी। उसने कहा हजूर मेरी उम्र 6 महीने है, मैं पिछले साल मौजूद नहीं था, मैं पैदा नहीं हुआ था। उसने कहा अच्छा फिर तुम्हारी माँ ने दी होगी लिहाजा मैं तुम्हें खा रहा हूँ। भाई इसी तरह की बात है ये कि जी वो शुहदा के साथ ये हो गया। भाई शुहदा हमारे बच्चे हैं, हम उनके वालिदैन हैं। 22 करोड़ लोग इस मुल्क के वारिस हैं शुहदा के, कोई एक बंदा नहीं है। कोई एक बंदा उनकी लेके ओनरशिप लेके दूसरे को ट्रोल ना करे, दूसरे पे उसको कोई तमाशा ना बनाए। सो ये इस चूरन को बंद कर दें प्लीज कि जनाब हमें ये जब जिस तरह रजीम चेंज शुरू हुई, हमें उस दिन से अभी तो पहली गिरफ्तारी हुई है, ममनुआ फंडिंग केस की भी आपके खिलाफ तहकीकात चल रही है और उसमें भी कहा जा रहा है कुछ गिरफ्तारियां हो सकती हैं। करने के लिए हैं और यार छोड़ दो इस बात को कि क्या मैं कहूँ इस बात को गिरफ्तारियां हो सकती हैं। हमने गिरफ्तारी देखी नहीं है। ये कौन लोग हैं, इनकी औकात क्या है? 40 किलोमीटर के एरिया में रहते हैं, हमारी सारे पाकिस्तान में हुकूमत है, हम ज़्यादा ईमानदार हैं, हमारी ताकत ज़्यादा है, हमें ये डराएंगे कि गिरफ्तारियां हो सकती हैं, गिरफ्तारियां हो सकती हैं। क्या बात कर रहे हैं ये लोग? ठीक है मैं इस डिस्कशन को आगे लेके बढ़ता हूं। मैं बार कह रहा हूं, ये देखे सियासत है, सियासत में चीजों ने जाना है वोट के हिसाब से, सियासत में जाना है मैंडेट के हिसाब से। कोई बंदा मैंडेट को इनकार नहीं कर सकता, उसके अलावा तमाशे हैं, उसके अलावा ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया चीमा साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं राना मकबूल अहमद साहब आपकी जानिब आऊंगा। मैंडेट ही राना मकबूल साहब आप ये बताइए,
जैसे कि चीमा साहब ने भी कहा कि ये मंजन अब बिक चुका हुआ है, तो इतनी उनकी फॉलोइंग है, स्ट्रीट पावर, जैसे कि आज इमरान खान ने भी कहा कि हमारे पास स्ट्रीट पावर है, तो कैसे एक ऐसी सियासी जमात जिसकी इतनी पावर हो, इतने ज़्यादा वोट्स हो, उनको सियासी तौर पर शिकस्त दी जा सकती है? देखें, बात सुने, अल्लाह हिदायत दे सबको। आपने वो देखा वाक़या अभी कोई 4-5 दिन पहले जो सज़ा हुई है सऊदी अरब में, और जिस तरह वो प्लान किया गया था, मुझे यकीन है, चीमा साहब हो सकता है इसकी तस्दीक करें, कि अनील मुसर्रत और साहबजादा जहांगीर, मैं तस्दीक करता हूं बंदे आपके थे, रोज़ा रसूल के ऊपर जो दो ये अनील सरवर जहांगीर साहबजादा थे और जो बाकी लोग थे, अनील सरवर ने कितने उम्र और हज किए हैं और साहबजादा जहांगीर ने कितने किए, और फिर उनको सजाएं हुई हैं, और 35 से 40 जो हैं वो हो गए हैं, डिपोर्ट भी हो गए हैं, अब ये उनका हाल भी नहीं पूछ रहे। तो बाहर सूरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पाक पे ऐसी हरकत करना, वो कहते हैं ना, बुजुर्गों ने कहा, इलामा साहब ने कहा है कि अदब गाहीस्ट ज़ेरे आसमां अर्श नाज़ुकतर, नफस गुम करदा में आयन जुनैदो बागदी दैया। ये ऐसी बड़ी अदबगाह है, अर्श से नाजुकतर है जो ज़मीन के ऊपर है, और यहाँ अल्लाह के बड़े बड़े वली जुनैद बगदादी और बायजीद बुस्तामी जो हैं, ये सांस बंद करके आते हैं। जो मुजाहरा वहाँ किया गया वो को अकल की बात थी, करने वाली बात। बिल्कुल राना मकबूल साहब, अब आप आइए, ये जो इशू, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि वहां पर ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन सियासत में भी तो अब ग्रेस नहीं रही। देखें कैसे कैसे इल्जामात लगे हैं एक दूसरे पर, और सिर्फ सियासी गेन लेने के लिए क्या क्या कुछ किया जा रहा है यहाँ पर। नहीं, मैं आपको अर्ज करता हूँ, जो अभी पूरे का पूरा वर्डिक्ट आया है इसका इलेक्शन कमीशन का, क्या ये इल्जामात है सिर्फ? क्या इसमें कोई हकीकत नहीं है? क्या मियाँ नवाज को इस चीज़ पे निकाल दिया गया और सारी कॉन्टीन्यूटी ख़त्म कर दी गई और तमाम निज़ाम को तलपट कर दिया गया कि आपने वो 10,000 जो दिरहम आपने लेने थे वो आपका एसेट था, आपने डिक्लेयर नहीं किया। आप तो देखो कतार लगी हुई एसेट्स की जो डिक्लेयर नहीं हुए। आप कैसे कह सकते हैं कि ये मामूली चीज़ है? वो हबीब बैंक के 2 जो अकाउंट्स हैं, जो लीडर ने अपने हाथ से खोले और अपने हाथ से सारे पैसे ड्रॉ करते रहे और फिर डिक्लेयर भी नहीं किया, वो क्या चीज़ है? तोशा खाना जो है अपने पास रखा। कभी ये भी होता है कि इतना बड़ा लीडर जो है वो बाजार में जाके अपनी घड़ियाँ बेचनी शुरू कर दे। वो देखना चाहिए, हमें अब सोचना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए इसके ऊपर। अब ये मामले सारे सब्सिडिस हैं, अब ये कोर्ट्स में हैं, या इलेक्शन कमीशन के पास हैं, या हाई कोर्ट में भी ये अपील में चले गए हैं। लेकिन राना साहब, यही इल्जाम मुस्लिम लीग नून पे भी लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब भी गाड़ी ले गए थे, वो भी नहीं मानते, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह पे जो इल्जामात लगे नहीं, उन्होंने अगर बात सुने ना, अगर उन्होंने ली थी तो बेचनी थी मार्केट में, क्या शहजादे को वापस बेच दी थी? हमारे पल्ले रह क्या गया? मुल्क की कितनी पोजीशन खराब हुई। बस इन चीज़ों पे गौर करना चाहिए, आगे इम्प्रूव करना चाहिए। इसमें जिद्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अभी आपने कहा कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था और चार्टर ऑफ इकोनॉमी, वही हल है आखिरकार। अगर मिलके बैठेंगे, एक दूसरे की बात सुनेंगे, जंगों का खात्मा भी पार्ले टेबल्स पे होता है। ठीक, अगर वो करेंगे तो मसला हल होगा, वरना मसला पहले से ज्यादा गंभीर होता जाएगा। तो राना साहब, इस हल का अगर पता है तो इस हल पर अमल क्यों नहीं किया जाता? क्यों नहीं बैठ जाते? आप सबको बिठा लें टेबल पर। अच्छा, मेरे कहने पे बैठे तो मैं तो कल ही तैयार हूं, लेकिन मसला ये है कि जिद इतनी ज्यादा है। एक पार्टी तो कही आए बैठे, लेकिन दूसरे नहीं मान रहे, आपको पता ही है। और फिर बड़ी अजीबोगरीब बातें कर लेते हैं। क्या जरूरत थी इनको असेंबली छोड़ के भागने की? अब फिर बाकी भी डिसॉल्व कर दें। अगर ज्यादा जल्दी से इलेक्शन कराना है तो कोई इनको रोक तो नहीं रहा ना। मेरा मतलब ये है कि कोई डेमोक्रेटिक, कोई प्रिंसिपल्स की बात करनी चाहिए। अब जो चांद चढ़ाया है हमारे दोस्त ने, गिल साहब ने, क्या वो एक्सप्लेनेबल है? उसकी कोई एक्सप्लेनेशन है? ठीक है, बिल्कुल राना साहब, मैं इसी बात को आगे लेके बढ़ूंगा। जैसे कि आपने जिक्र किया कि सोल्यूशन तो मौजूद है, लेकिन शौकत पराचा साहब, सोल्यूशन होने के बावजूद इन तमाम लोगों को टेबल पे बिठाएगा कौन? अब
देखें, सबसे बड़ा जो एक डेमोक्रेसी में प्लेटफॉर्म होता है वो तो पार्लियामेंट का होता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पीटीआई रिज़ाइन कर गई कौमी असम्बली से, तो वापस तो नहीं आ रहे अभी तक। आगे क्या होता है, गवर्नमेंट ने भी अब ग्रेजुअली जो है, या तो आप इस्तीफे सारे एक ही बार मंजूर करें, क्योंकि एक ही दिन उन्होंने अनाउंस किए थे। ये तो नहीं है ना कि बिट्स एंड पीसेज में आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आपने 11 जो है इस्तीफे मंजूर कर दिए, 4 को गैर हाजिर करार दे दिया, 4 यानी आप फिर कर देंगे और उसके बाद फिर कर देंगे। कोई नहीं बिठा सकता, कोई नहीं बिठा सकता, क्योंकि जब आप कहते हैं ना कि हम मुल्क के लीडर हैं, जब आप कहते हैं कि हमें लोगों की मसाइल का एहसास है, मसलन डॉलर जैसे भी पहुंचा, डॉलर 220 के ऊपर तो आज भी रहा। अब उस कॉरेस्पोंडेंस में जो लोगों की कुव्वत ख़रीद है वो तो ख़त्म हो चुकी। अब मर गए लोग, हमारे लोगों के पास तो खाने के लिए कुछ नहीं बचा। लेकिन जो नाक है ना वो इतनी लंबी है, उस वजह से बैठने के लिए कोई तैयार नहीं है। और इवन जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, वो कहते थे कि ये करप्ट है, मैं इनके साथ हाथ में नहीं मिलाऊंगा। और पिछले हफ्ते कहा कि मैं टीटीपी से बात कर सकता हूँ, वो जो बलोच हैं नाराज़ उनसे बात कर सकता हूँ, सिंधु देश वालों से बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं इनसे बात नहीं कर सकता। सही, ये जो पोजीशन आप ले लेते हैं, उस पोजीशन से वापस जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन पीटीआई के अंदर देखें, बड़े संजीदा लोग भी हैं। खुद चीमा साहब बैठे हुए हैं, परवेज़ खटक साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं। मेरे पास तो पूरी लिस्ट है, मैं क्या गिनाऊं। जो जिनको पता है पॉलिटिक्स क्या है, जिनको पता है पॉलिटिक्स में बात कैसे की जाती है, जिनको पता है कि किस तरह से अपनी एक स्टेटेड पोजीशन रखकर लेकिन एक जगह, एक रूम तलाश की जाती है। लेकिन क्या पार्टी पॉलिसी में, क्या पार्टी ऐसी पॉलिसी बनाती है? देखें, इमरान खान का कद इतना बड़ा है पार्टी के अंदर कि जो इमरान खान कहेंगे वो सब, कहते हैं ना हाथी के पाँव में सबका पाँव। इमरान खान साहब को एक पॉलिटिकल विल दिखानी है। और अच्छी बात है, आज अगर आप फवाद चौधरी साहब का वो ट्वीट दिखा दें जो कह रहा है कि ट्वीट कह रहा है, फवाद चौधरी साहब का ट्वीट कह रहा है कि गलत फहमियों का अजाला करने की कोशिश की जा रही है। अच्छी बात है, अगर ऐसी आवाजें पार्टियों से बाहर निकलेंगी और पार्टी सरबराह अगर एक कदम आगे बढ़ के इस मुल्क की बेहतरी के लिए अगर पे बैठने के लिए तैयार हो जाए, तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छी बात होगी। लेकिन पाकिस्तान में 2013 से हम देख रहे हैं एहतजाज की सियासत चल पड़ी है। एक और एहतजाजी जलसा जो कि 13 अगस्त को इस दफ़ा लाहौर में होने वाला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और अब इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है। इस जलसे से क्या तवक्कुआत हैं और क्या लाहेमल इसमें इख्तियार किया जा सकता है, इसी पर बात होगी। लेकिन एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो चीमा साहब, 13 अगस्त को जलसा इस मरतबा लाहौर में है। इस्लामाबाद में जब भी आपने जलसा करने की कोशिश की तो बड़ी मुश्किलात का सामना हुआ। अब लाहौर के जलसे में क्या लाएमल है आपका और इससे क्या हासिल करना चाहते हैं आप? देखें, बेसिकली बात तो एक ही है कि मैं समझता हूँ जब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन पाकिस्तान में नहीं होते, कोई भी चीज़ पाकिस्तान की मदद नहीं कर सकती। कोई भी इकनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो। और पाकिस्तान मुल्क है तकरीबन $1.15 बिलियन की इकानमी है पर डे। जहाँ एक दिन में $1.15 बिलियन की अगर इकानमी है, वहाँ अगर स्टेबिलिटी ना हो, वहाँ इन्वेस्टमेंट ना आ रही हो, वहाँ बाहर बंदा बैठा हुआ डर रहा हो, जिसने पैसे भेजने हैं या जिसने इन्वेस्ट करने हैं, जो यहाँ का इन्वेस्टर है वो अगर डर रहा हो, वो एक यू कैन से एक बेयकीनी का शिकार हो, तो इकानमी कैसे आगे चल सकती है, रोज़गार कैसे मिल सकता है लोगों को। फिर यह है कि यहाँ साथ ही ये हुआ कि अभी रिसेंटली जो प्रोडक्शन सेंटर 2 हैं आपके, एक ज़राअत है और एक आपकी इंडस्ट्री है। दोनों के जो रॉ मटीरियल है वो बिजली की शक्ल में हो, वो तेल की शक्ल में हो, या पैसे की शक्ल में हो, या चौथा आप कह लें कि इसमें खाद और पानी उसकी शक्ल में हो। रॉ मटीरियल तकरीबन को 50% से ज़्यादा महंगा हो गया है। फिर ये कि इसकी प्रोडक्शन ये यूज़ कम हो गया। बिजली तकरीबन आप कह लें कि 30% बिजली कम पैदा हो रही है। जनवरी में 22 लाख टन तेल और डीजल, पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल होता था, आज 14,40,000। जून में जो इस्तेमाल हुआ, जुलाई में जो डीजल और पेट्रोल मिला के इस्तेमाल हुआ 14,40,000 है, 37% कम हो गया। अगर आपका इनपुट कम हो गया, अगर आपकी कंजम्पशन कम होगी तो आपकी आउटपुट कैसे बढ़ सकता है? सो आपकी इकानमी कैसे जा रही है? 13 अगस्त के जलसे पे अगर आप थोड़ी सी बात कर लें, 13 अगस्त के जलसा उसका क्या मकसद है? अब
मैं कह रहा हूं कि हम कह रहे हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत, इस मुल्क में मैंडेट, इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इसकी तरफ चलें। इससे पीछे पीछे कोई मसले का हल नहीं है। मेरा और आपका बैठना, हुकूमतें बांट लेना, आप कह लें कि अलग-अलग जगह बैठ के अलग फैसले करना, आपस में सुलह कर लेना, चुप कर जाना, ये मसाइल का हल नहीं है। पहली बात है कि हम जमहूरियत की तरफ चलें। दूसरी बात ये कि आप कह लें मैंडेट जिसका हो फिर उसको तस्लीम करें, ठीक है। तीसरी बात कि जिसको मैंडेट मिले उसको सपोर्ट करें, अपोजिशन भी सपोर्ट करे, गवर्नमेंट खुद काम करे, अदारे भी सपोर्ट करें, और अल्टीमेटली हम कोई डायरेक्शन तय करके उस डायरेक्शन की तरफ चलें। लेकिन मैंडेट बुनियाद है। अगर मैं आपके मैंडेट को नहीं मानता, आप सनाउल्लाह साहब हैं, तो मैं सनाउल्लाह साहब को अगर मानता ही नहीं, उनके पढ़े लिखे होने को, मैं उनको एंकर मानता नहीं हूँ, मैं उनको आपका एक बड़ा पढ़ा लिखा आदमी या ज़हीन आदमी समझते ही नहीं हूँ, तो मैं आपके साथ बाइज़्ज़त तौर पर प्रोग्राम कैसे कर सकता हूँ, या आप मेरे साथ कैसे कर सकते हैं? सो बुनियाद ये है, मैंडेट को मानना बुनियाद है। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे ये जो आपका तमाशा बनाया हुआ है कि फलाने पे पर्चा हो गया, फलाने ने गद्दारी, फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने रेड लाइन क्रॉस कर ली, फलाने की तौहीन हो गई। इस मुल्क को 22 करोड़ लोगों के रहने के काबिल रहने दें। यहाँ पे हर एक की तौहीन हो जाती है। पार्लियामेंट की कोई नहीं होती, अवाम की कोई नहीं होती, गरीबों की कोई नहीं होती, अनपढ़ों की कोई नहीं होती। दो तीन हो गया, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। राना मकबूल अहमद साहब, मैंडेट का एहतराम आपने नहीं किया, इसी वजह से मुल्क का ये हाल हो गया, मुआशी बदहाली हो गई, सियासी दम इस्तेहकाम आ गया। आप क्यों नहीं इलेक्शन करवा देते ताकि मुल्क इस्तेहकाम की तरफ जाए? शीमा साहब के असूली तौर पर उन्होंने सही बातें की हैं, मुझे खुशी हुई है, लेकिन उसका हल तो कंसेंसस से होगा ना। अगर आप बैठ के बात ही नहीं करेंगे, नेगोशिएशन ही नहीं करेंगे, कोई पार्लेज ही नहीं करेंगे, ये ठीक है, इलेक्शन से पहले कंसेंसस कर, ठीक है बात। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, शीमा साहब एक मिनट, आप मुझे बात कर रहे थे, आपने बात कर ली है। अब बात यह है कि आपको वो जो नफरत का अंदाज है, मैं कह रहा हूँ आपकी बात ठीक है, कंसेंसस पहले ये आपके मेरी बात तो सुन लेते, मेरी बात तो कर लेते, मैं मुकम्मल कर दूंगा। आपको वो एटीट्यूड को बदलना होगा। आपके जो दूसरे मुखालिफ है वो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और वो छोटी पार्टीज नहीं हैं। छोटी भी हो तो उसकी इज्जत और उसका इकराम करना चाहिए। सभी को शामिल गुफ्तगू करें, और अगर खान साहब जो हैं उसमें कोई हिजाब है तो अपने कोई सीनियर लीडरशिप, जैसे अभी प्राचा साहब ने कहा, नॉमिनेट करें, दूसरी तरफ कम्युनिकेट करें, बैठ के मसले का हल निकालें, एक बाकायदा SOP और लाइन ऑफ एक्शन हो जाए, तो इलेक्शन की डेट आप फिक्स करके इलेक्शन करा दें। ये तो पॉलिटिशियन ने अपने मसाइल को खुद हल करना है। मसला तब होता है जब आप दुश्मनाम तराजी से शुरू करते हैं और दुश्मनाम पे ख़त्म करते हैं, और ऐसे ऐसे अलकाबात आप करते हैं जिससे लोगों को दिल भी दुखते हैं और लोग रंजीदा भी होते हैं। सही। इसलिए लोगों के दिलों का थोड़ा सा एहसास करना चाहिए। आप इस करके देख लें, आप इस मामले में मामला सारे सीधे हो जाएंगे। अगर इसी तरह चलता रहा तो इसका कोई और नुकसान भी हो सकता है। ठीक हो गया। शौकत पराचा साहब, दोनों जमातों का एक चीज पे कंसेंसस आज बड़े अरसे बाद नजर आ रहा है कि वो इलेक्शन से पहले कंसेंसस चाहते हैं, लेकिन उसके लिए तो बैठना पड़ेगा। आप समझते हैं कंसेंसस के बगैर अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो इसको फिर मानेगा कौन? शौकत पराचा साहब, पहली बात तो ये है ना कि जो बात है इलेक्शन से पहले कंसेंसस, PTI तो फौरन इलेक्शन चाहती है ना। हुकूमती इत्तेहाद जो है वो कहता है हम अगले साल अगस्त तक हम हुकूमत करेंगे, उसके बाद जो 60 डेज़ 90 डेज़ का जो भी, अगर थोड़ा पहले हो जाएगा तो 60 डेज़ आ जाएंगे, अदरवाइज़ 90 डेज़ आ जाएंगे। इस बात पे कैसे कंसेंसस क्रिएट किया जाए, इस बात पे कैसे कंसेंसस हो कि ये जो हुकूमत नई आई है ये रजीम चेंज की साजिश से नहीं आई, बल्कि हुकूमत के इत्तेहादी अलहदा हो गए, हुकूमत की मेजॉरिटी कम हो गई, नो कॉन्फिडेंस पास हो गया उनके खिलाफ। ये कहना आसान है कि इलेक्शन से पहले हम कंसेंसस पैदा करेंगे। पहली बात तो ये है कि बातचीत के लिए PTI कहती है हम बैठेंगे, लेकिन ये है कि आप इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दें, आप इलेक्शन की तारीख दे दें। अब हुकूमत सारी ये जो जिम्मेदारी है, डॉलर वाली भी, तेल वाली भी, पेट्रोल वाली भी, महंगाई वाली भी, बेसिक तो IMF की शरायतें जो पूरी की गई हैं, जिसमें आपने डॉलर को भी खुला छोड़ना था, आपने पेट्रोल की सब्सिडी भी ख़त्म करनी थी, या दीगर सब्सिडीज़ को भी आपने डू अवे विद करना था। अब ये जिम्मेदारी लेके इस हुकूमत को कहा जाए कि कल इलेक्शन करवाएं और वो असेंबली की मुद्दत भी अभी पूरी रहती हो, तो ये तो नहीं जाएंगे। इसको कैसे फोर्स किया जाए
क्या स्ट्रीट पावर इस्तेमाल की जाए? शौकत साहब, अगर इलेक्शन नहीं होते तो फिर आपके ख्याल में क्या नुकसान है इसका? कल परसों जैसे इमरान खान कह रहे थे कि ट्वीट किया कि मैं 13 अगस्त के जलसे में यजीदियत के खात्मे के मंसूबे का ऐलान करूंगा। देखें, जो बात आप कर रहे हैं ना कि इलेक्शन नहीं होते, इलेक्शन तो टाइम पे होते हैं, लेकिन पहले इलेक्शन कराना कोई गैर आइनी नहीं है, मिड टर्म इलेक्शन करवाना गैर आइनी नहीं है। आखिर दीगर मुल्कों में भी हो जाया करते हैं इलेक्शन, पाकिस्तान में भी पहले इलेक्शन होते रहे। सवाल ये पैदा होता है कि तमाम स्टेक होल्डर्स उस पे एग्री हैं या नहीं है। सवाल ये पैदा होता है क्या हुकूमती इत्तेहाद कहेगा कि हमने जो सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे ली, मरियम नवाज शरीफ कहा करती थी कि दूसरे के गंद का टोकरा आप अपने कंधे पे क्यों ले रहे हैं, आपने खुद तो लिया, लेकिन इस परसेप्शन से उन्होंने लिया कि 1-1.5 साल है, हम उसमें अपनी कारकर्दगी दिखाएंगे, इकानमी बेहतर करेंगे। अब तो देखें ना, इधर उधर से पैसे आ रहे हैं, यूएई से, सऊदी अरब से, चाइना से। IMF भी 26 के 24 अगस्त की डेट है जिसमें उनका बोर्ड फाइनल कर देगा, और उन्होंने कह दिया कि हाँ, हमने तमाम पाकिस्तान की कंडीशन, ये एक शुरुआत हो सकती है इस गवर्नमेंट की तरफ से कि कोई रिलीफ दे दें लोगों को, उनकी परसेप्शन बेहतर हो जाए। लेकिन आज की सूरत हाल में इलेक्शन तो कोई अफोर्ड नहीं करेगा। मैं हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों की बात कर रहा हूं, इसलिए कंसेंसस पैदा करना, फिर इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो शराइत हैं इमरान खान की कि ये उनके साथ मिले हुए हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा, बहुत से ऐसे मामलात हैं जो कि तय होना बाकी हैं, उसके लिए एक मेज पर बैठना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा क्या हमने 2013 की तरह के इलेक्शंस करवाने हैं जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तस्लीम नहीं किया था, या फिर 2018 के इलेक्शंस करवाने हैं, उस तरह के इलेक्शंस करवाने हैं जिसको PDM दीगर जमातें तस्लीम नहीं करती। 2023 के इलेक्शंस कैसे होने चाहिए, कब होने चाहिए, क्या चीज़ें तय होना बाकी हैं, इसी पर बात होगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले आगे बढ़ाएंगे। आइंदा इंतखाबात की बात हो रही है कि कब ये इंतखाबात हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं, किन शराइत पर हो सकते हैं। तो जमशेद इकबाल चीमा साहब, 2013-2018 जैसे इंतखाबात अगर होते हैं तो जाहिर सी बात है फिर आप लोग उसे तस्लीम नहीं करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी यही हैं, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान भी यही हैं, तो फिर ऐसा क्या किया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात में जाए भी और उसके रिजल्ट को तस्लीम भी करने में आगे आए? देखें 1970 में, देखें 1970 के इंतखाबात जो हैं वो फ्री एंड फेयर हुए, लेकिन उनके नताइज को तस्लीम नहीं किया गया और पाकिस्तान बदकिस्मती से टूटा। उसके बाद जितने भी 77, 85, फिर आपके लिए 88, 90 वगैरह वगैरह जितने भी इंतखाब हुए हैं, किसी भी इंतखाब के नताइज को नहीं माना गया। ये आप तस्लीम करेंगे मेरे सामने कि 1970 में मैंडेट को नहीं माना गया और उसके बाद इंतखाब के प्रोसेस को ही नहीं माना गया। लिहाजा इस बात को हमसे तो न जोड़ें कि हम नहीं मानेंगे, इस बात को जोड़ें ये कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में 1 मैन 1 वोट के जितने भी इंतखाबात हुए हैं उनके उस प्रोसेस को पे कभी भी कंसेंसस नहीं हुआ कि ये। लेकिन जमशेद इकबाल चीमा साहब, हाल ही में जो ज़मीनी इंतखाबात हुए 20 में से 15 तो PTI ने जीते, लेकिन उस पर भी तनकीद करती रही, उसको भी मानने से इनकार कर रहे थे आप। नहीं देखें, इसमें ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं चूँकि मेरे हल्के में इंतखाब हो रहा था, नीचे PPJP 158 मेरे हल्के की है, तो PP 158 का चूँकि मैं खुद कर रहा था, तो मेरे 3 बेटे हैं, मैं तीनों की कसम खा कहता हूँ कि मेरे हल्के में धांधली हुई है। हम उस धांधली के बावजूद जीते हैं। तो अब अगर धांधली हो, मैं जीता भी हूँ, तो मैं ये कहना छोड़ दूँ कि धांधली नहीं हुई। वहाँ वोटों के पैसे खरीदे गए, वहाँ पर पर्चे किए गए, वहाँ पर धांधली बाकायदा ठप्पे लगाए गए, पुलिस इन्वॉल्व थी, ज़िली इंतज़ामिया इन्वॉल्व थी, वज़रा इस्तीफ़े दे के आए, वहाँ पर वोटों के खरीदो फरोख्त में शामिल थे, वो डेफिनेटली इशू था। मैं कहता हूं इस काम को अब देखें, आज जो हारेगा 5 साल बाद जीत जाएगा, आज जो 5 साल बाद जीतेगा वो 10 साल बाद हार जाएगा, उसकी जगह दूसरा आ जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस को जमहूरियत चलेगी उस दिन जब मैं दूसरे का मैंडेट मानूं और दूसरा मेरा मैंडेट माने। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि मेरी वोटर लिस्टें ठीक हों, मैं प्री पोल रिगिंग ना करूं, मैं पोल के दरमियान का प्रोसेस जो उसको खराब ना करूं, और मेरी पार्टी कोई ना तोड़े, पीछे बैठा हुआ बंदा या कोई अदारा मेरी पार्टी ना तोड़े, किसी और की ना तोड़े, पार्टियां नई ना बनाए, कोई MQM कभी बन जाए, कभी बाप बन जाए, कभी आप कह लें इस तरह की पार्टियां बन के। तो इसको आपने पार्टियां बनी है और ऐसी कोशिश देखा है कि माजी में ऐसी कोशिशें होती रही हैं। राना मकबूल साहब, जैसे कि इल्जाम आप पे बहुत बड़ा लग रहा है कि बड़ी आपने धांधली की है, ये कैसी धांधली थी, आप खुद भी जीत नहीं सके? जी हाँ, धांधली कहने को तो कह दें, कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये एक मिसनोमर सा चल गया है कि बहुत ज़्यादा स्टैम्पीड हुई है। मैं तो समझता हूँ एज स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स जो इलेक्शन हुआ था, जो अभी जिनकी 15 की बार बार बात की जाती है 20 की, तो अगर वाकई स्टैम्पीड थी तो सारे मुस्लिम लीगियों की जमानतें जब्त होनी चाहिए थी। वो तो इन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वो तो मुस्लिम लीग की नहीं थी जो 5 उन्होंने ली है। और ठीक है, परमिटेशन और कॉम्बिनेशन में मुस्लिम लीग से कहीं गलतियां हुई हैं। मैं एक मिसाल आपको दे देता हूँ, खुशाब की। वहाँ इनका एक मिनिस्टर था आसिफ भा, उसने 41,000 वोट लिए। इन मुस्लिम लीग के कैंडिडेट ने 38,000 वोट लिए। पीटीआई के कैंडिडेट ने 47,000 वोट लिए। अगर वो कंबाइन हो जाते तो कैसे? बहरहाल ये एक करने ने अच्छा, इनको खुश हो लेने दें, जब इलेक्शन का मैदान लगेगा तो फिर पता चल जाएगा कि क्या होना है। खुशी की बात अगर वो समझते हैं कि हमारी बहुत पॉपुलैरिटी, हम तो इसके खिलाफ नहीं अगर वो है। तो राणा साहब, आप भी खुश हैं अपनी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से? आगे मेरी बात सुन ले ना। अभी जो दरमियान में बहुत बड़ी हर्डल आ गई है, वो जो केसेस हैं पीटीआई के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन की फाइंडिंग है, और उस फाइंडिंग को इस पुल को अबूर करेंगे तो फिर आगे जा सकेंगे ना। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ी ऑब्स्ट्रक्शन है, इस पे भी गौर करना चाहिए। इसका भी हल तलाश कर रहे होंगे ये। लेकिन राणा साहब, आपकी गुफ्तगू से यही लग रहा है कि आपने ये पीटीआई को आप पार करें। मेरी बात तो नहीं, बात हमने थोड़ा देना। अब तो मामला कोर्टों में है, सब जुडिस है, उधर से भी वकील पेश होंगे, उधर से भी वकील पेश होंगे। अदालतों ने फैसला करना है ना। ठीक हो गया। शौकत राजा साहब, हमारी पार्टी से करना है। आपको लगता है कि इल्जामात इस किस्म के हैं? जी, बात कंप्लीट कर लें आप। जी, आप क्या जी, मैं कहता हूँ कि इल्जामात इस किस्म के हैं, वो इतने इररिफ्यूटेबल हैं, इतने रिबटेबल हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम ने एक फैसला कर दिया है, वो अब सुप्रीम कोर्ट में ही जाके हल होगा। और फिर ये जैसे आप कहते हैं कि जी आपने उसको तो निकाल दिया है, सबसे बड़े लीडर को, मुल्क को, कि जी उसने 10,000 का जो एसेट था तनख्वाह का, वो डिक्लेयर नहीं किया। यहाँ तो करोड़ों अरबों के एसेट्स हैं जो डिक्लेयर नहीं किए गए। ठीक हो गया। राणा साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं अब शौकत पराचा साहब आपकी जानिब आऊंगा। जिस पुल का जिक्र किया है सेनेटर साहब ने, आपको लगता है कि पीटीआई के लिए ये पुल अबूर करना बड़ा मुश्किल हो गया है और आने वाले आम इंतखाबात जो हैं वो इससे लिंक्ड हैं उनके? देखें, कोई शक नहीं है इस मुल्क में, आपने भी कहा, बाकी दोस्त भी कह रहे हैं, धांधली का सिर्फ इल्ज़ामात नहीं लगते। इल्ज़ामात इसलिए लगते हैं कि धांधली होती रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं एज अ जर्नलिस्ट, मैंने 88 का इलेक्शन देखा, 90 का, 93 का, 97 का, 2002 का, 2008 का, 2013 का, 2018 का मैंने खुद कवर किया। इल्ज़ामात इसलिए लगते हैं कि धांधली होती रही है। लेट्स एक्सेप्ट इट। अगर आज 2022 में सब बैठ के अपनी अपनी कन्फेशन कर रहे हैं, तो बतौर कौम हमें इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि इलेक्शन होते रहे हैं। वो प्री पोल डे से हट के जो जितनी मैनूवरिंग हम कर सकते हैं, हमारा सिस्टम कर सकता है। कभी ऐवान सदर में सेल बनाया जाता था, कभी क्या किया जाता था, कभी पार्टियां तोड़ी जाती थी। सही कहा चीमा साहब ने, पैट्रियट्स तोड़े, पीपल्स पार्टी को तोड़ के पैट्रियट्स बनाए गए थे। ठीक है शौकत पराचा साहब, लेकिन फिर आपको क्या लगता है कि फिर आने वाले आम इंतखाबात भी शफाफ नहीं होंगे आपके ख्याल में, या हो नहीं सकते? अगर सब लोग आज कह रहे हैं कि हाँ गलतियां हुई हैं, तो लेट्स कैपिटलाइज ऑन इट एज अ नेशन। फिर हमें जो कुछ माना जा रहा है उस पे हम बिल्ड तो कर सकते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ जो राणा साहब ने बात की है, दुरुस्त है बात ये कि एक आईनी इदारे ने अपनी फाइंडिंग्स दी हैं जो उनके ऊपर कानून की तरफ से लागू था कि उन्होंने फाइंडिंग्स देनी है। आज पीटीआई भी इनकार नहीं कर रही। पीटीआई कह रही है कि मुस्लिम लीग, नून और पीपल्स पार्टी का जो ऑडिट है इसी तरह का, वो भी कौम के सामने लाया जाए। इनकार किसी ने फंडिंग से नहीं किया। आज भी जो इमरान खान ने तकरीर की, उन्होंने तो आरिफ नकवी को उन्होंने डिफेंड किया। उन्होंने कहा कि वो तो बिल गेट से भी फंड आते रहे उनके पास, तो इनकार कोई नहीं कर रहा। जो सेनेटर राणा साहब ने बात की वो बिल्कुल दुरुस्त है। इसका जो फाइंडिंग्स हैं या जो केस है, उसका फैसला प्रेस कॉन्फ्रेंस या तकारीर से नहीं होगा। जो आइन के मुताबिक अगले फोरम्स हैं
उनके पास जाकर फैसला होगा। और फोरम्स के हवाले से भी मैं ज़रूर कहता चलूँ कि 58(2) भी एक टूल होता था वो लोगों को निकालने के लिए, हुकूमतें गिराने के लिए। अब 62, 63 नई टूल बनना चाहिए। अवाम ने जिनको मुंतखब किया है, हाकमियत का हक अवाम के पास है। ठीक हो गया, बिल्कुल। जिन्होंने मुंतखब करके भेजा है उन्हीं का हक है कि वो एहतसाब करें, वो उनको रखना चाहते हैं रखें। बिल्कुल, आपने एहतसाब की बात की है। पिछले काफी अरसे से एहतसाब का बयानिया भी हम सुनते आ रहे हैं और बड़े लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी किया है और उस पर बड़ी सजाएं भी हुई हैं और काफ़ी लोग डिस्क्वालीफाई भी हुए हैं। खुद बुद के इल्ज़ामात जो हैं वो इस मरतबा भी लगे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अपने दिफा में क्या बात है ये जान लेंगे चीमा साहब से, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। आप हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले खुद बुद के जो इल्ज़ामात हैं उस पर बात हो रही थी, तो चीमा साहब ये वही इल्ज़ामात हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमोबेश तमाम सियासी जमातों उनके कायदीन पर लगाते आई है कि उनका एहतसाब होना चाहिए, लेकिन इस मरतबा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी कुछ इस किस्म के ही इल्ज़ामात लग रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो हो रही हैं लेकिन आपको ये साबित करना पड़ेगा अदालतों में। तो क्या आपके पास ऐसा स्टफ़ मौजूद है, ऐसा दिफा मौजूद है जिस पे आप ये साबित कर सकें कि आपने कोई खुर्द-बुर्द नहीं की? देखिए, हमारे खिलाफ तो कोई अदालत में गया ही नहीं। हमारे खिलाफ तो सिर्फ और सिर्फ मीडिया ट्रायल की कोशिश की जा रही है कि एक चीज़ छेड़ें और उस पर मीडिया में शोर करें। अदरवाइज गवर्नमेंट उनके पास है, अभी तक कोई भी रेफरेंस हमारे खिलाफ अदालत में नहीं गया। मैं समझता हूँ जाना चाहिए। और ये इस बात का जिसे कहते हैं ना, वो लेकिन इलेक्शन कमीशन में आपकी अपनी पार्टी के अकबर बाबर साहब है या नहीं है। सो नहीं, इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है। इलेक्शन कमीशन देखें, फ्रैंकली मैं आपको बताऊं, अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में टूल के तौर पर इस्तेमाल हुआ। इलेक्शन कमीशन भी हुआ है, नैब भी हुई है, अदालतें भी हुई हैं, और करने वाले जो हैं पीछे बैठे हैं, वो न्यूट्रल हैं, वो आप कह लें कि जो कुछ भी हैं वो खलाई मखलूक हैं, जो भी हैं उन्होंने हमेशा इस्तेमाल किया। और इस मुल्क की में बहुत सारे लोग जो 2/3 मेजॉरिटी लेके वो फारग हुए यहाँ पे। और फिर ये भी पता लगा कि कसूर भी उन्हीं का बेचारों का, जो जिनको आप पहले 2/3 मेजॉरिटी लेके फारग हुए, तो फिर कसूर भी उन्हीं का है और गद्दार भी हुई थे, मुहब्बे वतन को और रह गया। मैं समझता हूँ इस बात को ख़त्म होना चाहिए। ये जो बात कर रहे थे, प्राचा साहब बात कर रहे थे, या आप कह लें कि राणा साहब बात करते हैं, मैं भी वही बात कर रहा हूँ कि अब अवामी मैंडेट जो है, आज किसी को मिले, कल किसी और को मिले, परफॉर्मेंस की बेस पे लोग आ जाएं, इस मुल्क में स्टेबिलिटी आए। 5 साल चीमा साहब, परफॉर्मेंस की बेस पे आना चाहिए। अवामी मैंडेट की अपनी कदर है, लेकिन अगर ममनुआ फंडिंग हुई है और गैर कानूनी तरीके से पैसा आया, उसका एहतसाब आपके ख्याल में नहीं होना चाहिए? दोनों चीजें अलग हैं। मैं कह रहा हूँ ममनुआ फंडिंग नहीं है, ये झूठ है बहुत बड़ा। और मैं कहता हूँ ये ममनुआ फंडिंग है ही नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। और इसका बिल्कुल ऑडिट होना चाहिए। ये अभी आप ले आए, फर्गूसन को ले आए, किसी और को ले आए, किसी और दुनिया की बेस्ट ऑडिटिंग एजेंसीज ले आए। हमारा भी कर लें, मुस्लिम लीग नून का भी कर लें, किसी और का भी कर लें, चलो हमारा कर लें, हमें कोई इशू नहीं है। हम सबसे ट्रांसपेरेंट पार्टी हैं। लेकिन चीमा साहब, आपका तो हो गया ना, पाकिस्तान की स्टेट बैंक ने ही बताया है कि इशू नहीं है। मैं कहता हूँ एक मिनट मैं कह रहा हूं कि वो जो गैर मुल्की कंपनीज है वो आके इंटरव्यू क्या दे रहे हैं, वो जो लोग हैं गैर मुल्की हैं वो इंटरव्यू आके क्या दे रहे हैं, फिर पैसे कितने हैं, वो किन अकाउंट्स में आए, सब्सिडी अकाउंट्स में आए और किस तरह आए। वो कहीं भी कोई ऑडिट की गलती, कहीं भी कोई एंट्री की गलती, कहीं कोई अकाउंटिंग की गलती, वो तो हो सकती है, लेकिन कहीं करप्शन हो, ये नहीं है, ये नहीं हुआ, ये नहीं होता हमारे यहाँ हुआ। हमारा प्राइड ये है। मैं कह रहा हूं कि किसी जगह टेक्निकल बुनियाद पे आप किसी को फारग करें, जिस तरह $100 की बात कर रहे हैं या आप कह लें $10,000 की बात कर रहे हैं, तो वो शायद इस मुल्क में आपने कर लिया, बहुत दफा कर लिया और उसका मुल्क ने भुगतान भुगत लिया और आप आज भी साफ सुथरे बैठे हैं। ये काम छोड़ के आप जमहूरियत को यहाँ चलने दें, वो तो चीमा साहब कह रहे हैं ऐसी कोई ममनुआ फंडिंग हुई ही नहीं, ये सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड्स पे बात हो रही है, ये कुछ अकाउंटिंग कुछ एरर्स हैं जिसकी वजह से उन पे इतने बड़े इल्जामात लग रहे हैं। आपको नहीं पता था? अब चीमा साहब ने चैलेंज किया है ना, अभी वो प्रॉपर अप्रोप्रिएट फोरम पर तो नहीं गए, ये गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट जो है वो इनकी केस नहीं सुनेगा। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है, हाई कोर्ट में नहीं जा सकती। हाँ, अलबत्ता दे कैन प्ले टू द गैलरी इन हाई कोर्ट
फाइनली दे विल हैव टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है। अभी तक जब तक इलेक्शन कमीशन का फैसला स्टेज बैक इन फील्ड, तब तक सारे इल्ज़ामात जो हैं वो साबित शुदा हैं। हैरानी की बात यह है कि स्टेट बैंक ने जो इनके खिलाफ प्रूफ दिए, क्या उनका कोई मैलाफिडी था? जो स्क्रूटनी कमेटी बनाई गई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे, उन्होंने जो अपने कंक्लूसिव दिए हैं फैसले, वो उनका भी मैलाफिडी था जी। फिर सबसे बढ़ के जो आखिर में आया, ये फाइनेंशियल टाइम्स की जो सारी की सारी डिस्पेंसेशन, वो क्या उनका मैलाफिडी था? और फिर और बात, कितने मामले हैं, आरिफ नकवी की अभी बात कर रहे थे, तो बाबा आपने $1 मिलियन लेके उसको $1 बिलियन का फायदा दिया, ये क्या चीज है? ठीक, ये ऑनेस्टी है, ये क्या है? ठीक है हैरान साहब, आपका पॉइंट आ गया। प्रोग्राम के आखिर से मैं हूं मैं इस वक्त भी शौकत पराचा साहब से भी जाते जाते उनका कमेंट लेना है। पराचा साहब, आपने भी कवर किया है, वो तो चीमा साहब मानने के लिए तैयार नहीं है, वो कहते हैं ममनुआ फंडिंग है ही नहीं। इमरान खान साहब ने भी आज कह दिया कि फॉरेन फंडिंग केस में कुछ भी नहीं है। तो आपने क्या देखा एज ए जर्नलिस्ट इसमें? दो पाकिस्तान के कवानीन हैं, पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 और इलेक्शन एक्ट 2017। जो फंडिंग आई है, जिन सोर्सेज से आई है, अगर तो वो उन कवानीन के ख़िलाफ़ है तो फिर कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, वो फिर कोर्ट को, जो हायर अथॉरिटी है, उसको एक्सप्लेन करना होगा। अगर उन कवानीन के ख़िलाफ़ वर्जी नहीं हुई और वो फंडिंग है, ममनुआ कहें, फ़ौरन कहें, जो भी कहें, हम तो टर्मिनोलॉजी में पड़ जाते हैं, अगर उन दो कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं हुई तो फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन की फाइंडिंग्स हैं, उनकी इम्प्लीकेशन तो है ना कानूनी तौर पर, और जब तक वो ये दुरुस्त बात है क्योंकि वो डिक्लेरेशन जब जाएगी फेडरल गवर्नमेंट ने 15 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट को भेजनी है, सुप्रीम कोर्ट फिर फैसला करेगी बैठकर। ये अब सब्जुडिस है, ये कोर्ट ने फैसला करना है। मैं कहूं तो कि पराचा साहब, चीमा साहब ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन कोई अदालत तो नहीं है ना कि उसका फैसला हम मान लें। मैं तो फाइंडिंग की बात कर रहा हूं, मैंने तो फैसले की बात ही नहीं की, मैंने वर्डिक्ट का लफ्ज़ ही इस्तेमाल नहीं कहा। जो स्क्रूटनी कमेटी ने फाइंडिंग्स दी, अकबर एस बाबर का 8 साल केस लटकता रहा, उसकी 30 बार इल्तवा हुआ, 70 बार वो हेयरिंग एडजर्न हुई, तो इस केस का एक बैकग्राउंड है। ये नहीं है कि एक आम केस नहीं है, लेकिन फैसला फिर हमारे पास वक्त खत्म हो गया है फिलहाल के लिए। शौकत पराचा साहब आपका बहुत शुक्रिया, जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया, और सेनेटर राना मकबूल अहमद साहब मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में जाते हुए सिर्फ इतनी बात कि अगर इस मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ करना है तो इन्हीं सियासतदानों ने मिल बैठ के करना है, और उसके लिए बैठना पड़ेगा और उसके लिए अपनी अना को पीछे रखना पड़ेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।